अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की कुछ पिक्चर्स को रिलीज़ किया गया है, क्योंकि आज एक तो 25 अगस्त है। आज से ठीक 23 साल पहले यानी कि 25 अगस्त 2003 JF-17 थंडर की तरफ से अपनी जो पहली फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट है, उसको कंडक्ट किया था। और उसी के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक जो प्रेस रिलीज है, उसमें JF-17 थंडर की जो कुछ पिक्चर्स हैं उनको शेयर किया गया है। दूसरा, यहाँ पर पहले ही इंटरनेट के ऊपर एक डिबेट चल रही है इंडिया के जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट है उससे रिलेटेड, कि पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में जो इनका LCA तेजस मार्क 1A या फिर मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, JF-17 ब्लॉक 3 से कैपेबल है और पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर कर सकता है, ऐसा इंडियंस का मानना है। उसके बाद ही यहाँ पर एक जो डिबेट है वो अलहदा से इस JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के इंजन से रिलेटेड की जा रही है। तो बारी बारी हम सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर अपने सामने देख सकते हैं जो कि PF की तरफ से रिलीज की गई। इसमें कुछ नया तो नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है उसका यूनिट देख पा रहे हैं, जो कि अपनी स्टैंडर्ड एयर टू एयर कन्फिगरेशन में है, जहां पर 3 ड्रॉप टैंक्स कैरी करने के बाद भी, यानी कि अपना पूरा फ्यूल लोड कैरी करने के बाद भी, अपनी पूरी एंड्योरेंस को इंश्योर करने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट जो है 4 PL-15 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और 2 जो शॉर्ट रेंज की PL-10 मिसाइल्स हैं उनको कैरी किया जा सकता है। इनफैक्ट इस सब के बाद भी जो एक चिन हार्ड पॉइंट है वो फिर भी फ्री रहता है, जहां पर ऑप्शनली एक जो जैमर पॉड है उसको कैरी किया जा सकता है। और इवन उस जैमर पॉड कैरी करने के साथ भी इसकी ये जो अभी की कन्फिगरेशन है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो कन्फिगरेशन है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इससे बेटर कन्फिगरेशन आपको नहीं मिल सकती, जहां पर फ्यूल लोड भी पूरा है, आपके पास एक जैमर पॉड भी है, उसके बाद आपके पास 200 किलोमीटर की एक BVR एयर टू एयर मिसाइल भी है। तो ये जो इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 की कन्फिगरेशन है, इससे बेटर आप किसी LCA एयरक्राफ्ट की कन्फिगरेशन इस टाइम के ऊपर उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मसला कहां पर आता है कि सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियंस की तरफ से इंडिया का जो LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उसको JF-17 ब्लॉक 3 से बेटर समझते हैं। एक मोमेंट के लिए अगर आप तेजस मार्क 1A की जो एयर टू एयर कन्फिगरेशन है उसके ऊपर बात करेंगे, जिस तरह से पहले हमने JF-17 ब्लॉक 3 की जो एयर टू एयर कन्फिगरेशन है उसके ऊपर डिटेल में बात की, तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट अपनी प्रॉपर एयर टू एयर कन्फिगरेशन में 2 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है जो कि अस्त्र मार्क 1 है। उसके बाद 3 ही ड्रॉप टैंक कैरी किया जा सकते हैं, एक जैमर पॉड कैरी किया जा सकता है और साथ में 2 जो एयर टू एयर मिसाइल हैं शॉर्ट रेंज की उनको कैरी किया जा सकता है। मेन डिफरेंस कहां पर है कि डायरेक्ट जो BVR कैपेबिलिटी है JF-17 ब्लॉक 3 के कंपैरिजन में, एक तो जो BVR मिसाइल है वो लेस कैपेबल है, PL-15 और अस्त्र मार्क 1A का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। हर मामले में PL-15 जो है वो एक बहुत बेटर BVR मिसाइल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप उस चीज को साइड पर भी रख दें तो तेजस मार्क 1A जो कि तेजस का लेटेस्ट वेरिएंट है अभी के लिए, उसकी जो BVR कैपेबिलिटी है वो हाफ है उस एयरक्राफ्ट से, यानी कि JF-17 ब्लॉक 3 से, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में 4 साल पहले इंडक्ट किया है। और ये मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि BVR कैपेबिलिटी आजकल के जो मॉडर्न फाइट एयरक्राफ्ट है उनमें एक कितना जरूरी एस्पेक्ट होता है। अब सीधा सा मेरा एक सवाल है कि किस बेसिस के ऊपर कैपेबिलिटी डोमेन में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 से बेटर है। इंडियंस तो बराबरी की बात भी नहीं करते कि चलो JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस मार्क 1A जो है वो कैपेबिलिटी में बराबर है। वो तो सिंपली ये कहते हैं कि हमारा जो मार्क 1A एयरक्राफ्ट है जो कि 100 किलोमीटर की BVR 2 के नंबर में कैरी करता है वो JF-17 ब्लॉक 3 से बेटर है। पहले यहाँ पर क्या नैरेटिव था कि अगर JF-17 ब्लॉक 3 4 PL-15 को कैरी करता है और अपनी पूरी एंड्योरेंस लेकर चलता है तो वो एक जैमर पॉड कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, चिन माउंटेड पॉड JF-17 ब्लॉक 3 का इन्होंने कंप्लीटली मिस कर दिया, उसके ऊपर बात ही नहीं की ना। ये इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से JF-17 ब्लॉक 3 का जो EW स्वीट है, इन बिल्ड की बात कर रहा हूं, जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर है, उसके अंदर मल्टीपल यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स आते हैं, जो कि तेजस मार्क 1A के केस में ये कैपेबिलिटी उसके EW स्वीट से मिसिंग है। जो कि JF-17 ब्लॉक 3 को उसके जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स हैं वो 360 डिग्री चारों साइड से कवर करते हैं और प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी किसी भी टाइप का इंफ्रारेड मिसाइल लॉन्च होता है, किसी भी टाइप का रेडार मिसाइल लॉन्च होता है, तो JF-17 ब्लॉक 3 का जो EW स्वीट है वो टाइमली उसके पायलट को अलर्ट कर सकता है। तेजस मार्क 1A के अंदर ये कैपेबिलिटी उसके EW स्वीट से मिसिंग है, क्योंकि वहां पर सिर्फ RWR है, कोई भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 से बेटर है और पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर कर सकता है, जिसके पास अभी J-10C एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। फ्यूचर में वो और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाले हैं। इवन हमारे F-16 एयरक्राफ्ट जो है उनको भी अपग्रेड मिलने वाले हैं। इवन जस्ट फॉर द सेक मैं तेजस को इस चीज का क्रेडिट भी दे सकता हूं कि एज अ एयरक्राफ्ट उसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। लेकिन द थिंग इज कि आपके गलत डिसीजंस ने किस तरह का वेपन उसके साथ इंटीग्रेट करना है, किस तरह से उसको प्लेस करना है। इंडियंस की बात कर रहा हूं कि इनके गलत डिसीजन से आज के टाइम में वो एयरक्राफ्ट जो है JF-17 ब्लॉक 2 से उसको कंपेयर किया जा सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 से कंपेयर करने के एयरक्राफ्ट वो लायक नहीं है, क्योंकि करंट तेजस के जितने भी वर्जन हैं अगले 5 से 7 साल इनकी रेलेवेंसी होगी, इसके ऊपर डाउट है। JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर ऐसा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि EW स्वीट अप टू डेटेड है। उसके बाद BVR कैपेबिलिटी जो
जो है वो प्रॉपर है, उसके अंदर आपको 200 किलोमीटर रेंज की जो BVR मिसाइल है वो देखने को मिलती है। तो कम से कम इस केस को इंडियंस को अब यहाँ पर रेस्ट कर देना चाहिए, इस पॉइंट को दोबारा से उठाना नहीं चाहिए कि तेजस मार्क 1A जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 या पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से बेटर है, सिंपली बिकॉज वो नहीं है। इससे आगे इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए तो आपको पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रहा है इंजन को लेकर, जो कि एक हद तक सॉर्ट कर लिया गया था। अभी के लिए JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर RD-93 का जो एक अपग्रेडेड वर्जन है उसको लगाया जाता है, जिसको लोकली पाकिस्तान में अपग्रेड किया गया था। इसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था। एंड देन RD-93 का जो स्मोक का इशू है वो भी कंप्लीटली खत्म हो गया था, जिसकी वजह से JF-17 ब्लॉक 2 या ब्लॉक 1 के साथ जो स्मोक इशू देखने को मिलता है वो ब्लॉक 3 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोगों का मानना यहाँ पर है कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर अभी भी एक जो नया इंजन है उसको लगाया जा सकता है, और यहाँ पर बात जो है चाइना के WS-21 इंजन की हो रही है, जो कि करंटली चाइना इसको J-35 एयरक्राफ्ट में यूज करता है, क्योंकि J-35 के लिए उसका जो प्रॉपर एक 5th जनरेशन इंजन है WS-19 उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, वो रेडी होगा कुछ ही टाइम के अंदर। तब तक के लिए यहाँ पर WS-21 को यूज किया जा रहा है, जो कि 93 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये बेसिकली चाइना के जो WS-13 सीरीज के इंजन है उन्हीं का एक वर्जन है। शुरू में इसको WS-13X की जो डेजिग्नेशन है वो दी गई थी। तो इसी के ऊपर बात हो रही है कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो इंजन है उसको अपग्रेड करना चाहिए। तो इसमें इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो, इसके लिए जिस तरह से आज 25 अगस्त है, आज के दिन JF-17 थंडर की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, तो इसका जो कनेक्शन है वो सारा इसी टाइम से है, 2003 से है, जिस टाइम के अराउंड JF-17 थंडर को डिजाइन किया जा रहा था। उस टाइम चाइना के पास यानी कि 1990s में 95-2000 में चाइना के पास अपना कोई जेट इंजन नहीं था। तो JF-17 थंडर को एसेंशियली बनाया गया है रशिया का जो RD-33 या फिर RD-93 इंजन है उसके अराउंड, क्योंकि और कोई इंजन का ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वो तो चाइना ने बाद में चलकर अपने जो जेट इंजन हैं WS-10 सीरीज के, WS-13 सीरीज के, उनको बनाना स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआती दौर में जब JF-17 थंडर का एयरफ्रेम डिजाइन किया जा रहा था तब चाइना का अपना इंजन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस वजह से JF-17 थंडर को एक रशियन इंजन के अराउंड डिजाइन किया गया, RD-93 के अराउंड, और अभी तक वो जो RD-93 है उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है JF-17 ब्लॉक 3 की जो पूरी कैपेसिटी है, पूरी जरूरत है, उसको पूरा कर रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि उसी JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के अंडर आप उसका जो इंजन है उसको अपग्रेड करेंगे, तो आपको एयरक्राफ्ट का जो पूरा पिछला साइड है उसकी जो डायमेंशंस है उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज RD-93 के अंदर और WS-21 की जो डायमेंशंस है उनके अंदर डिफरेंस है। और ये सिर्फ फिटिंग की बात कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट को एक नए इंजन के ऊपर इंटीग्रेट करना, देन उसकी टेस्टिंग करना, उसके बाद चीजों को वैलिडेट करना, सर्टिफाई करना, ये एक और बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रोसेस जो है वो एक नए इंजन को एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के अंदर फिट करना, जिसके लिए उस एयरक्राफ्ट के अंदर चेंजिंग करना, जो कि एट दिस मोमेंट ये चीज JF-17 ब्लॉक 3 के साथ करना ये सही नहीं होगा। हाँ, इसके अगले ब्लॉक में नेक्स्ट जो आइट्रेशन है JF-17 ब्लॉक 3 की, जो कि ब्लॉक 4 है या फिर PFX अल्फा एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर ये चीज डेफिनेटली की जाएगी, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ ही, क्योंकि एयरक्राफ्ट का इंटरनली चेंज होना है, एयरक्राफ्ट की डायमेंशंस को आपने इंक्रीज करना है, उनको बड़ा करना है, तो एक नए WS-21 जैसे इंजन की जो जगह है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। और वैसे भी एक जो नया इंजन है वो PFX अल्फा एयरक्राफ्ट की डिमांड है, क्योंकि वहां पर जो इक्विपमेंट लगाया जाना है वो हाई पावर है, हाई पावर कंजम्पशन है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एक बड़ा इंजन चाहिए। और यहीं पर एक नया WS-21 जैसा या फिर WS-19 जैसा जो इंजन है वो आता है। करंट JF-17 ब्लॉक 3 की जो है ऑलरेडी उसका जो RD-93 है वो अपग्रेडेड है, उसमें और नए इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फ्यूचर के लिए डेफिनेटली आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेटर एयरक्राफ्ट से, जहां पर PFX अल्फा है, PFX है, तो वहां पर डेफिनेटली आपको नए नेक्स्ट जनरेशन के इंजन मिलेंगे, और उस हिसाब से उन एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा एडवांस्ड होगी। तो आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।